बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीय्यीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 14 इज़ हियर। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में इंडिया जब बरतानिया के अंडर था, बरतानिया का सब ऑर्डिनेट था, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके आइन में जो डेवलपमेंट्स हुई, आज वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग एक्ट्स वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में जोन से एक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए। एक्ट्स कहते हैं बेटा एक लॉ को, एक स्टैचू होता है कि इंडियन कौंसल एक्ट 1861 1861 का इंडियन कौंसल्स एक्ट, यानी कि इंडियन कौंसल एक लॉ था, इसको एक्ट का नाम दिया गया था। एक्ट एक किस्म का लॉ ही होता है, एक स्टैचू होता है, ठीक है, आप इसको ऐसे कंसिडर करें। सेकंड, इंडियन कौंसल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। End of East India Company's rule. On August 2, 1858, British Parliament passed a law for complete takeover of all rights of the East India Company over India. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 अगस्त 1858 को एक रूल पास किया, किसके लिए? फॉर कंप्लीट टेक ओवर ऑफ ऑल राइट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राइट्स हैं वो टेक ओवर कर लें ओवर इंडिया के ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के राइट्स को टेक ओवर कर ले। पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड थ्रू द कैबिनेट। कैबिनेट ने पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो इंडिया की कैबिनेट थी उसके ज़रिए पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया, उसको इलेक्ट या सेलेक्ट किया गया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज इम्पार्ट अबाउट गवर्नमेंट एंड रेवेन्यूज ऑफ इंडिया। तो ये जो सेक्रेटरी को सिलेक्ट किया गया था, ये सेक्रेटरी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसने टेक ओवर करना था इंडिया पे, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट पे टेक ओवर करने का मतलब इंडिया पे टेक ओवर करना था ना, तो इसको इंडिया की स्टेट का सेक्रेटरी बना दिया। और सेक्रेटरी का काम क्या था, उसको इम्पार किया गया, किस बात के लिए? उसको अथोराइज किया गया कि वो गवर्नमेंट और रेवेन्यू इंडिया का, गवर्नमेंट को कंट्रोल करे, उसके रेवेन्यू को, उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल करे। On November 1st, 1858, Queen Victoria issued a proclamation for the assumption of control of India by the British Crown. मलका बरतानिया थी, उसने 1 अक्टूबर 1858 को एक प्रोक्लेमेशन यानी कि एक ऐलान किया, किस लिए भला? एजम्पशन ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश क्राउन, के इंडिया जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया, इंडिया ब्रिटिश के सबऑर्डिनेट आ गया, इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी बन गई, ये ऐलान किया मलका बरतानिया ने। लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय। इंडिया का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसको वाइसराय का खिताब दे दिया गया, यानी कि अंडर ब्रिटिश रूल चला गया था ना, तो जो ब्रिटिश रूल के अंडर जो कॉलोनीज थी उसमें जो टाइटल यूज होता था वो टाइटल उसको दे दिया गया, गवर्नर को वाइसराय बना दिया गया। He continued in office but not as the company's representative by direct representative of British Crown. वो अपने ऑफिस में रहा, दफ्तर में। पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करता था ना, इसको रिप्रेजेंटेटिव था, तो बाद में क्या बन गया? वो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव बन गया, यानी कि इंडिया में ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा था फिर वो, और वो वाइसराय भी बन गया और रिप्रेजेंटेशन भी उसकी चेंज हो गई। मोर अवर आर्मीज ऑफ द कंपनी केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, और जो कंपनी की आर्मीज थी वो भी ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गई, यानी कि पहले तो वो एक ट्रेड कंपनी के तौर पे काम कर रही थी ना, और जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद वो डेफिनेटली उसने पॉलिटिक्स को, इंडिया की गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया, उसकी आर्मीज भी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल डायरेक्टली चली गई। इंडियन कौंसल एक्ट 1861, पहला एक्ट जो इंडिया ने ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करवाया इंडिया में, वो कौन सा था? कि दिस एक्ट वाज द फर्स्ट लेजिस्लेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में पहली फर्स्ट लेजिस्लेशन, मतलब पहली जो फर्स्ट लॉ मेकिंग थी उसकी इंडिया में, वो ये थी, ये एक्ट था। बिफोर दैट लॉज वर परमलगेटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि उनकी ट्रेड कंपनी थी, जो बड़े सगीर में काम कर रही थी, उसको के लिए लॉ परमलगेट किए जाते थे, बनाए जाते थे, लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट के लिए पहली लेजिस्लेशन थी वो ये एक्ट था, ठीक है, आपने ये बात भी याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट में क्या था कि गवर्नर जनरल कुड असाइन स्पेशल टास्क टू एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल की जो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके स्पेशल मेंबर्स को वो कोई भी टास्क, कोई भी काम असाइन कर सकता है, कोई भी काम दे सकता है। इंपॉर्टेंट मैटर्स वर टू बी डिस्कस विद द गवर्नर जनरल, खास मामला इंपॉर्टेंट मैटर है उनको डिस्कस किया जाएगा गवर्नर जनरल के साथ। सम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स वर केप्ट डायरेक्टली अंडर द वाइसराय, दैट इज फॉरेन डिपार्टमेंट। कुछ मखसूस जो सब्जेक्ट्स थे, मखसूस जो फील्ड्स थे, एस्पेक्ट्स थे, उसको डायरेक्टली वाइसराय के कंट्रोल में दे दिया गया। फॉरेन डिपार्टमेंट आपको पता है कि अमूर खारजा का जो डिपार्टमेंट है, फॉरेन कंट्रोल का, फॉरेन अफेयर्स का, इसको डायरेक्टली कंट्रोल करेगा वाइसराय, ठीक है। ये जाहिर है उससे मिलता था एक कंट्री की इंडिपेंडेंट का तब पता चलता है कि वो कितना खुद मुख्तार है, ऐसे पता चलता है जैसे उसकी फॉरेन पॉलिसी से पता चलता है। तो जो फॉरेन पॉलिसी है उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर दिया गया वाइसराय से, तो ये पता चल रहा था कि कंट्री जो है अंडर ब्रिटिश है।
मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल वाज रेज 6 to 12। पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मेंबरशिप थी 6 थी, फिर 12 हो गई। हाफ ऑफ देम वर टू बी नॉन ऑफिशियल्स नॉमिनेटेड फॉर 2 years। इसमें से आधे यानी कि जो पहले 6 थे वो ऑफिशियल थे, जो बाकी 6 बाद में हुए वो नॉन ऑफिशियल्स थे, और उनको 2 सालों के लिए नॉमिनेट किया गया, यानी कि उनका नाम 2 सालों के लिए उनको आप कह लें उनके नामों का ऐलान किया गया, वो 2 साल के लिए मेंबर बने और अनऑफिशियल कैपेसिटी में वो काम करते रहे। द काउंसिल हैड लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर यानी कि लॉ मेकिंग की जो पावर्स थी काउंसिल के पास वो लिमिटेड थी। in Madaras and Bombay, council approval of the governor general and governor was needed. This act provided Indian representation by nomination। मदारस और बम्बे इन 2 एरियाज़ में कौंसल जो है अप्रूवल ऑफ द गवर्नर जनरल एंड गवर्नर जनरल वाज नीडेड। कौंसल का गवर्नर जनरल की रिक्वायरमेंट थी, गवर्नर जनरल उनके लिए करना था, सेलेक्ट या इलेक्ट करना था, मतलब वहाँ गवर्नर जनरल की रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी। दिस एक्ट प्रोवाइडेड इंडियन रिप्रेजेंटेशन बाय नॉमिनेशन। इंडिया की जो रिप्रेजेंटेशन थी, इंडिया की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो बाय नॉमिनेशन के ज़रिए इस एक्ट ने प्रेजेंट की, इस एक्ट ने उसको सिम्बोलाइज़ किया। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब जो काउंसिल एक्ट 1892 का था, पहला काउंसिल एक्ट आपने पढ़ा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वो एक्ट था, उसकी मेंबरशिप पहले 6 थी, फिर 12 की गई, उसके सर्टेन राइट्स थे और वो गवर्नर जनरल के साथ डिस्कस करना, ये सारी बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब दूसरा काउंसिल एक्ट हम पढ़ने लगे, इसमें क्या था, साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज, उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज हुआ था। सेकेंड वाले में ये बात आपने याद रखनी है कि उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज हुआ था, 6 से 12 गया था, और इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज हो रहा है। इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल द मेंबरशिप वाज इंक्रीज। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप 10 थी, फिर 16 हो गई। और एट प्रोविंशियल लेवल रिप्रेजेंटेशन वाज इंक्रीज इन मद्रास एंड बम्बे 8 to 12, बंगाल 12 to 20। प्रोविंशियल लेवल पे भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज हुई, 8 से 12 मेंबर हो गए, बम्बे और मदारस के और बंगाल के 12 से 20 हो गए, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी मेंबरशिप 10 से 16 हो गई थी। लिमिटेड पावर्स वर गिवन टू द लेजिस्लेचर्स। लेजिस्लेशन को लिमिटेड पावर दी गई। लास्ट वाला जो था काउंसिल एक्ट, उसमें एग्जीक्यूटिव की पावर्स लिमिट कर दी गई, और इसमें जो है लेजिस्लेशन की पावर लिमिट कर दी गई। बच्चों आपको पता है ना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन क्या होता है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैं बार बार इसलिए नहीं बता रही कि लेक्चर भी फजूल में लंबा होगा, और आपको अगर कॉन्सेप्ट आपने लास्ट लेक्चर में लिया तो आपको चाहिए कि उसको उसी वक्त ग्रैस्प करें। एक कॉन्सेप्ट आपको एक जगह क्लियर हो गया तो दोबारा जब वो टर्म आए आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड। अब सवाल उससे पूछे जा सकते थे लेजिस्लेशन से, लेकिन उसकी पास लिमिटेड कर दी गई, लेकिन वो जिम्मेदार थी अपने जो भी अमल वो करती थी उसके लिए वो जवाब देती लेजिस्लेशन। नॉमिनल इलेक्शंस थ्रू स्पेशल इंटरेस्ट वर अलाउड। नॉमिनल इलेक्शन यानी कि नाम नेहाद इलेक्शन सिर्फ उनकी इजाज़त थी स्पेशल इंटरेस्ट मखसूस दिलचस्पियों के साथ। गवर्नर जनरल एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड दीज अपॉइंटमेंट्स। और इलेक्शन होते थे लेकिन इसके अपॉइंटमेंट कौन करना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट और गवर्नर जनरल का था। ज़ाहिर है गवर्नर जनरल भी ब्रिटिश का था, गवर्नमेंट भी उनकी थी। नॉमिनल इलेक्शन का मतलब है इलेक्शन सिर्फ नाम के ही होते थे, नाम नेहाद इलेक्शन से। असल में जो अपॉइंटमेंट्स होती थी वो गवर्नर जनरल और ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं करनी होती थी। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। अब ये एक प्रॉपर, ये पहले एक्ट आते रहे और ये एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में आया। मतलब ये 1909 का जो एक्ट है ना ये प्रॉपर था। मोंटोमोरली रिफॉर्म्स। दिस एक्ट वाज एन अदर स्टेप टुवर्ड्स गिविंग इंडियन मोर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। इंडियंस को, इंडिया के लोगों को गवर्नमेंट में नुमाइंदगी देने की तरफ ये एक रिफॉर्म था, एक इस्तेलाह थी ये एक्ट। दिस एक्ट प्रोवाइडेड एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सटेंड किया था ना, उसका साइज इंक्रीज किया, तो इसने भी उसको फर्दर एक्सपेंड किया लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि किस में लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंड हो रही है और किस में एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सपेंड हो रही थी। सेंट्रल एडिशन मेंबर्स अप टू 16। सेंट्रल लेवल पे जो मेंबर ऐड किए गए 60 से तकरीबन 60 मेंबर्स जो है वो सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किए गए। बट ऑफिशियल मेजोरिटी रिमेंड देयर। लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी वो उतनी ही रही, ऑफिशियली तौर पर जो अक्सरियत थी वो वही रही। प्रोविंशियल साइज वेरिड इन डिफरेंट प्रोविंसेस। बम्बे, मदारस, बंगाल, यूपी 50। प्रोविंशियल लेवल पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन तो की गई, इसका साइज़ एक्सपेंड किया गया, इसको बढ़ाया गया, वुसअत इसमें आई, लेकिन साइज़ वेरी करता था। अब बंगाल मदारिस और बंगाल में, बम्बे में और यूपी में 50 मेंबर्स तक इजाफा किया गया, बाकियों में भी वेरी करता था, मतलब मुख्तलिफ मेंबर्स इजाफा किया गया। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी में ये सारे फॉल करते थे। नॉट ऑल द मेंबर्स वर इलेक्टेड। पास ऑफ द काउंसिल वर इंक्रीज। काउंसिल की पास भी इंक्रीज कर दी गई। कौन सी काउंसिल की भला? लेजिस्लेटिव काउंसिल की। और उसके सारे के सारे जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड भी नहीं थे, कुछ उसमें से सिलेक्टेड भी थे।
नेक्स्ट बजट कुड बी डिस्कस्ड, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको ये परमिशन दी गई कि वो बजट के बारे में डिस्कस कर सकती है, बजट के बारे में वो अपनी सारे राय दे सकते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे। मेंबर्स वर अलाउड टू प्रेजेंट रेजोल्यूशन एंड पुट अप क्वेश्चंस, उनको रेजोल्यूशन प्रेजेंट करने की, यानी कि उसमें कोई भी करारदाद पेश करने की लेजिस्लेटिव असम्बली में मेंबर्स को परमिशन मिल गई, इजाज़त मिल गई। और लेकिन पुट अप क्वेश्चन, और वो कोई भी सवाल भी उठा सकते थे, कोई क्वेश्चन भी रेज कर सकते थे, किसमें भला, लेजिस्लेटिव असम्बली में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर फॉर्म फॉर बम्बे, और बम्बे के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी फॉर्म की गई। ये अपने सारे पर्पस याद करने हैं, ठीक है, ये बेशक हाईलाइट एज इट इज़ नहीं है, लेकिन ये आपने सारे याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक एक काम जो एक एक एक्ट में हुआ था, इंडिया गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस करवाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में, आपने उसके सारे फंक्शन अलग-अलग याद करने हैं, उनको मिक्सअप नहीं करना। अब इसने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी फॉर्म किए बम्बे में। मदारस बंगाल एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोविंसेस, मदारस में बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो प्रोविंसेस थे, जो सूबे थे, उनमें भी इसने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की फॉर्मेशन की। इलेक्शंस वर टू बी हेल्ड बाय द यूनिवर्सिटी सेनेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स म्यूनसिपल कमेटी। इन छोटे छोटे लेवल पे, एक तो प्रोविंशियल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे तो इलेक्शन होते ही होते थे ना, सेनेट लेवल पे, अब डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िले लेवल पे, म्यूनसिपल लेवल पे भी इलेक्शन जो है हेल्ड करवाए गए। जिम्मेदार्स एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड फॉर माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें ये एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। ये बात भी आपने याद रखनी है, बातें आपने सारी याद रखनी है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मोंटागो चैलेंज रिफॉर्म्स, मोंटागो चैलेंज फॉर रिफॉर्म इसको कहते हैं। और ऊपर वाले को क्या कहते थे वो भी उसके विद इन ब्रैकेट्स लिखा हुआ है, उसका भी याद करना है आपने। इनके दोनों नाम याद करने हैं। ये किसका नाम है, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसका ये भी नाम है। In the background of some significant developments between 1909 1919 like World War I 1914 to 1918 के बैकग्राउंड हम जाएं कि सिग्निफिकेंट जो डेवलपमेंट्स हुई थी 1909 से 1919 तक, जो डेवलपमेंट हुई थी, मखसूस डेवलपमेंट हुई थी। इसमें क्या क्या आ जाता है, वर्ल्ड वार 1 आ जाती है। वर्ल्ड वार 1 1914 से 1918 तक रही। वर्ल्ड वार 2 का आपको पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1939 से आई थिंक 1945 तक थी वो, पिछले लेक्चर्स में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। ये आपने दोनों इनकी डेट्स याद रखनी है, वर्ल्ड वार्स की ना, दोनों की, ये भी पूछी जा सकते हैं एमसीक्यूज में। पॉलिटिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग तहरीक खिलाफत, चेंज इन मुस्लिम लीग ऑब्जेक्टिव, लखनऊ पैक्ट 1916 एग्जैक्ट, ये सारे के सारे जो बैकग्राउंड थे ना ये सिग्निफाइड थे, ये इनकी सिग्निफिकेंस थी, इनकी अहमियत थी। The British government announced that gradual induction of Indians in all branches of government would be done। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की, ये ऐलान किया कि इंडियंस की ग्रेजुअल इंडक्शन होगी, उनकी उनको इंड्यूस किया जाएगा, सारे इंडियंस को, गवर्नमेंट की सारी ब्रांचेस में इंडियंस को राइट दिया जाएगा कि वो भी उसमें हिस्सा ले सकें। ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी डन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी कि जिम्मेदार जो गवर्नमेंट है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। कमीशन रैंक्स ऑफ आर्मी वुड बी गिवन टू द इंडियंस को आर्मी में भी कमीशन रैंक दिए जाएंगे, यानी कि ये सारी नौकरियां थी ना, आसामियां थी, भर्तियां थी जो पहले इंडियंस को नहीं थी, तो 1919 के एक्ट में बताया गया कि ये सारी की सारी उनको दी जाएंगी। अगेन बच्चों कह रही हूँ सारी बातें आपने याद करनी है। मिस्टर मोंटेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विजिट इंडिया फ्रॉम नवंबर 1917 टू अप्रैल 1918। इस दौरान जो सेक्रेटरी था, इंडिया स्टेट का सेक्रेटरी जो था मिस्टर मोंटेगो, उसने इंडिया का विजिट किया एंड डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर विद वाइसराय लॉर्ड चेल्मसफोर्ड एंड द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स। और उसने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स थे, आइनी मसाइल थे, आइनी मामलात थे, उसके बारे में वाइसराय से और इंडियन पॉलिटिकल जो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनसे डिस्कस किया। द आउटकम वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसकी डिस्कशन थी, ये मिस्टर मोंटेगो का जो विजिट था इंडिया का, और उसकी डिस्कशन थी वाइसराय के साथ और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। इसका आउटकम, इसका रिजल्ट क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें जो रिफॉर्म्स की गई, इसमें इस्लाहात की गई, इंडियंस को जो राइट मिले, ये इसी का नतीजा था। सैलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अब हमने पढ़ लिया वो कैसे आया इंडिया एक्ट 1919, अब उसके फीचर्स क्या थे कुछ हम वो डिस्कस करने लगे हैं। दिस एक्ट प्रोवाइडेड, जी अगेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है, 1-2 फीचर्स आपको लिखने पड़ेंगे इसमें। दिस एक्ट प्रोवाइडेड अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर विच कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज। बाईकैमरल लेजिस्लेशन सिस्टम बच्चों होता है कि जिसमें 2 हाउस होते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस होता है। तो इस एक्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, इसने बाईकैमरल लेजिस्लेचर को सेंटर लेवल पे, मरकजी लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके 2 हाउसेज होते हैं। वन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड विद द मेंबरशिप ऑफ 60 ऑफ विच
out of which 34 were to be elected and 26 nominated official and non-official member। यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर 2 हाउसेज पे मुश्तमिल होती है। एक हाउस जो है उसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, और उसके मेंबर्स कितने थे विद द मेंबरशिप ऑफ 60। काउंसिल ऑफ स्टेट जो एक हाउस था, टू बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम ऐसा होता है कि लॉ मेकिंग सिस्टम जिसमें 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। मैं अभी का जो सिस्टम है पाकिस्तान का वो बाई कैमरल, आपको पता है कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, नेशनल और सेनेट जो 2 हाउसेज हैं, और दोनों की अलग-अलग अपने अपने राइट्स हैं, अपने अपने उनके जो ड्यूटीज़ हैं, पावर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं। तो इस पाकिस्तान में यानी कि अब ये बाई कैमरल जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है ये चल रहा है। तो इसमें 1919 के एक्ट में भी यही था, इसमें 2 हाउसेज होते थे। एक हाउस को कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट। अभी जैसे एक हाउस का हमारे पाकिस्तान में नाम है ना, एक हाउस का क्या नाम है भला, नेशनल असम्बली, और एक का सेनेट नाम है, तो उसमें एक का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये इसका नाम रखना भी, याद रखना भी आपके लिए ज़रूरी है। काउंसिल ऑफ स्टेट, इसकी मेंबरशिप कितनी थी, 60 मेंबरशिप, इसके 60 लोग होते थे आउट ऑफ 34, और जिसमें से 34 जो थे वो इलेक्ट होते थे, एंड 26 नॉमिनेटेड ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर। 26 को नॉमिनेट कर किया जाता था, यानी कि उनके नाम अब गवर्नमेंट बताती थी, और 34 जो है उनको इलेक्शंस की बेस पर इलेक्ट किया जाता था 60 मेंबर्स में से। ठीक है, ये इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी काउंसिल ऑफ स्टेट की, एक हाउस की। द काउंसिल्स टेन्योर वाज फिक्स्ड एट 5 ईयर। काउंसिल ऑफ स्टेट का जो टेन्योर था वो 5 साल फिक्स था। ये बातें सारी अपने याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिए अगेन बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव असेंबली वाज कंसिस्टेड ऑफ 145 मेंबर्स। अच्छा, एक हाउस का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था, सेकंड हाउस का नाम जो था लेजिस्लेटिव असेंबली था। इसके कितने 145 मेंबर्स थे, आउट ऑफ हुम 150 वर इलेक्टेड एंड द रेस्ट वुड बी नॉमिनेटेड। 145 में से 105 जो थे वो इलेक्ट होते थे इलेक्शन के जरिए, और बाकी कितने बचे, बाकी 40 जो बचे वो नॉमिनेट होते थे। ठीक है, इसमें 26 नॉमिनेट होते थे, इसमें 40 नॉमिनेट होते थे। Direct election were introduced with limited franchise on the basis of property, tax paying, previous experience of legislative council, university senate, district council etc। डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करवाएगा, मुतारिफ करवाएगा। ये आपको सारी बातें पता है, लिमिटेड फ्रेंचाइज, बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ये हम सारी डिस्कस करके आए हैं। यानी कि बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि प्रॉपर्टी पे, जायदाद की बुनियाद पे और टैक्स पेइंग की बुनियाद पे डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए। और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज़, ये भी आपको पता है क्या होता है। ये सारे के सारे फीचर्स हैं, इसको आपने याद करने हैं। Limited law making powers were assigned to the legislature, but for certain categories prior permission was required। Limited law making यानी कि legislature को limiting law making powers दी गई थी। हमने ऊपर भी पढ़ा, law making power legislation के पास होती हैं उसके पास, लेकिन उसको limited कर दिया गया था उसके पास को, उसको overall power उसको अपनी power में fully authorize नहीं किया गया था, rather उसको limited कर दिया था। इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं। तो बट फॉर सर्टन कैटेगरीज प्रियर परमिशन वाज रिक्वायर्ड। लिमिटेड इस वे में कर दिया गया था कि कुछ मखसूस कैटेगरीज थी, जिन कैटेगरीज में लॉ बनाने के लिए उनको प्रायर परमिशन की, यानी उनके लॉ बनाने से पहले उस कैटेगरीज के अंदर लेजिस्लेशन से पहले उनको परमिशन की, उससे पहले उनको परमिशन की यानी कि इजाज़त की ज़रूरत थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। इट हैड नो कंट्रोल ओवर डिफेंस, डिफेंस पे कोई कंट्रोल नहीं था, फॉरेन पॉलिसी पे, बजट पे, एग्जेक्टा, यानी कि जो मेन काम थे, जो किसी भी स्टेट के मेन काम होते हैं, फोकल जो टास्क्स होते हैं, वो सारे के सारे लेजिस्लेचर को उसे डिप्राइव किया गया था, वो सारे अगेन गवर्नमेंट के पास थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे। लेजिस्लेचर कुड रिफ्यूज़ ग्रांट्स बट गवर्नर जनरल कुड रिस्टोर दैम। लेजिस्लेचर जो है वो ग्रांट्स रिफ्यूज़ कर सकती थी, बट गवर्नर जनरल को रिस्टोर, यानी कि अगर लेजिस्लेशन किसी को फेवर किसी मामले में देती है, ग्रांट्स देती है, किसी पे कोई मेहरबानियाँ रिफ्यूज़ करती है, मतलब किसी को इनकार करती है कुछ देने से, ग्रांट्स किसी पे कोई मेहरबानी करने से, मतलब कि कोई बंदा किसी चीज़ को डिजर्व करता है या नहीं, लेजिस्लेचर अगर रिफ्यूज़ कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, तो गवर्नर जनरल की पार्ट थी कि लेजिस्लेचर का जो फैसला है, उसका जो डिसीजन है, उसको ओवरराइड कर सके, उसको रिस्टोर कर दे। तो गवर्नर जनरल उसको रिस्टोर कर सकता था। तो ज़ाहिर है गवर्नर जनरल का जो फैसला था, उसका डिसीजन है, वही प्रीवेल करता था। मीन्स अगेन लेजिस्लेचर को यहाँ भी नीचे रखा गया, गवर्नर जनरल की जो रिस्टोरेशन पावर है उसको इस पे डोमिनेट कर दिया गया। क्वेश्चंस, रेजोल्यूशंस, एडजर्नमेंट मोशन वर अलाउड। क्वेश्चन यानी कि सवाल पूछने की इजाज़त थी, रेजोल्यूशन करारदादें पास तो नहीं, इनकी करारदाद पेश करने की इजाज़त थी। एडजर्नमेंट मोशंस कहते हैं किस चीज़ को अर्जेंट करने की पावर को मुलतवी करने को, यानी कि अर्जेंटमेंट मोशंस भी किसी को मुलतवी करना, किसी बिल को, किसी रेजोल्यूशन को, किसी भी चीज़ को, ये पावर, ये तीनों चीज़ें अलाउड कर दी गई थी लेजिस्लेशन को। गवर्नर जनरल रिमेन्ड अ पावरफुल ऑफिस विद ऑल द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव
पास विद द नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नो गवर्नर जनरल रिमेन पावरफुल ऑफिस, यानी कि गवर्नर जनरल का जो ऑफिस था वही बेशक लेजिस्लेशन को जितनी ज़्यादा ये सारी बेशक पास दे दी गई, इसके बावजूद जो गवर्नर जनरल का पावर था वही इससे ज़्यादा पावरफुल रहा। सारी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन पावर अल्टीमेटली उसी के पास थी विद द नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो नॉमिनेटेड थी, सिर्फ नाम की थी। Two lists of subjects were given in the act. One was central and the other was provincial. Center have overriding powers. अच्छा, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स का ये मतलब होता है कि बच्चों कुछ पार्ट्स होती हैं एक स्टेट में, सूबे में, मतलब सूबे के पास कुछ पार्ट्स होती हैं और कुछ पार्ट होती हैं सेंटर के पास। एक सूबे में जितने भी काम होते हैं ना, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, टैक्सेशन की होगी, और जितने भी एक सूबे के होते हैं, कुछ पार्ट सूबे की जो सूबे को दे दी जाती हैं, और ज़्यादा जो पार्ट्स होती हैं वो यानी कि डिफेंस हो गया और इस तरह की बजट की आप कह लें, फाइनेंस से रिलेटेड, वो सेंटर के पास होती हैं। तो ये बताया जा रहा है कि इसमें दो पास सिस्टम था, टू लिस्ट थी, एक प्रोविंसेस के पास थी और एक जो लिस्ट थी वो उसकी पास थी सेंटर की। ये बात बताई गई है ना इधर। और जो रिमेनिंग तो थी नहीं ना, मतलब आधी पास सेंटर को दी गई थी, आधी प्रोविंसेस को दी गई थी, टू लिस्ट थी पास की। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पास की टू लिस्ट प्रोवाइड की गई थी, एक सेंटर के पास थी और एक प्रोविंस के पास। और जो सेंटर था उसकी पास ओवरराइडिंग थी, यानी कि ज़्यादा पास किसके पास थी, सेंटर के पास। इसका ये मतलब था कि सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उसके पास ज़्यादा पास थी। नेक्स्ट है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये तो हमने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ी ना, प्रोविंशियल लेवल पे भी थी। उसमें क्या था, मेंबरशिप उसकी इंक्रीज हुई थी, 70% फॉर इलेक्टेड। इसकी मेंबरशिप के 70% जो मेंबरशिप थी, 70% जो मेंबर थे वो उनको इलेक्ट किया जाता था। दे वर हैविंग लिमिटेड पावर्स, अगेन पावर्स उनकी फिर लिमिटेड थी। दे कुड रिजेक्ट बजट बट गवर्नर जनरल कुड रिस्टोर इट। अगर बजट मतलब पास होता, नेशनल असेंबली कह रही हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी फेडरल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, वो कोई बजट पास करती और जो प्रोविंशियल काउंसिल है, प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो उसको रिजेक्ट कर देती कि ये हमारे सूबे के मफाद में नहीं है, ये बजट हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इसके पास पावर थी, रिजेक्ट कर सकती थी, लेकिन गवर्नर जनरल की पावर अगेन इससे ऊपर थी, वो इसको रिस्टोर कर सकता था। बेशक ये सूबा रिजेक्ट कर दे, गवर्नर जनरल इसको रिस्टोर करके इम्प्लीमेंट कर सकता था। मतलब अगेन वही बात कि गवर्नर जनरल के पास एक्स्ट्रा पावर्स थी। डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंसेस, ये डायरकी सिस्टम हमने पीछे इसका नाम पढ़ा था डिटेल से, ये कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं इसको यहाँ पे कि द एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम यानी कि डबल गवर्नमेंट का सिस्टम एक्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया। अकॉर्डिंग टू द न्यू अरेंजमेंट सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। न्यू अरेंजमेंट के मुताबिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। कैसे बोला, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। कुछ रिजर्व सब्जेक्ट थे और कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। अब रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट होते क्या क्या, कौन कौन से थे, ये हम आगे पढ़ लेते हैं कि रिजर्व सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड जुडिशरी, कैनाल, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस, प्रेस, पार्स एक्सेट्रा। रिजर्व सब्जेक्ट्स में से जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते थे, जो रिजर्व थे यानी कि स्पेसिफाइड थे, उसमें जुडिशरी यानी कि अदलिया का निज़ाम, कैनाल नहरी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू लैंड का जो टैक्स कलेक्ट करते हैं ज़मीनों पे उसको कहते हैं लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस का यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम, प्रेस के बारे में और पार एक्सेट्रा। ये सारे के सारे रिजर्व सब्जेक्ट्स थी। और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में आती थी इंक्लूडेड लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ये ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स में आते थे। इनको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, आपने याद रखना है कि ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स में कौन सी बातें थी और रिजर्व सब्जेक्ट में। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर किसी बात पे इख्तलाफ होता कि कोई ऐसा मामला आ जाता जो पता नहीं चल रहा था कि रिजर्व में फॉल करता है या ट्रांसफर सब्जेक्ट में फॉल करता है, तो क्या था, इफ़ समथिंग बिलोंग टू रिजर्व और ट्रांसफर साइड द गवर्नर वाज एंटाइटल्ड टू मेक द फाइनल डिसीजन। तो फाइनल डिसीजन किसने बनाना था, ये बात कौन, अगर ये तो कुछ ऐसी चीज़ें थी ना जिनको डिक्लेयर कर दिया गया, बता दिया गया था, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इनसे बियॉन्ड मामला आते, तो उसका किसने डिसीजन लेना था कि ये रिजर्व लिस्ट में फॉल करता है या ट्रांसफर सब्जेक्ट में फॉल करता है। इसका डिसीजन लेना था गवर्नर जनरल ने। ठीक है, ये बात उसके पास थी कि वो बताता, फाइनल डिसीजन वो बताएगा। लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल वाज इंट्रोड्यूस। प्रोविंशियल लेवल पे लिमिटेड गवर्नमेंट, देखे ना, यानी कि महदूद इख्तियार दिए गए प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी उसको। द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज कम्प्लिकेटेड, पेचीदा सिस्टम था डायरकी का। द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्टीन्यूस tussle between the elected and nominated members created fear of breakdown of administration। हमने पीछे पढ़ा ना कि लेजिस्लेशन में कुछ मेंबर्स इलेक्ट किए जाते थे, कुछ नॉमिनेट का मतलब होता है उनका नाम बता देती थी, हायर अथॉरिटी जो थी ना उनका नाम बता देती थी कि ये मेंबर इसमें हैं, और कुछ तो प्रॉपर वोट्स इलेक्शन के थ्रू उन्हें इलेक्ट किया जाता।
अब वो कह रहा है बेशक ये सारा कुछ था, सारी प्रोविजंस थी, लेकिन इसके बावजूद जो इलेक्टेड मेंबर थे और जो नॉमिनेटेड मेंबर थे उनके दरमियान एक टसल रहती थी, एक सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहती थी कि इख्तलाफ रहता था। तो जो किस चीज़ का सबब बना, फियर ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम था उसके ब्रेक डाउन का, उसके टूटने का खौफ रहता था इनके दरमियान जो टसल थी। इस वजह से गवर्नर जनरल हैड कंट्रोल ऑन की डिपार्टमेंट्स यानी कि जो मेन डिपार्टमेंट्स पे थे उन पे कंट्रोल गवर्नर जनरल का ही था। इलेक्टिव एलिमेंट्स बिकेम स्ट्रॉन्ग इन द लेजिस्लेचर्स। इलेक्टिव एलिमेंट्स यानी कि जो एलिमेंट्स जिनको इलेक्ट किया जाता था, सिलेक्ट नहीं इलेक्ट किया जाता था, वो लेजिस्लेटर में उनका स्ट्रॉन्ग रोल था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब 1909 का एक्ट हमने पढ़ा, उसके साइलेंट फीचर्स भी पढ़े। 1935 का एक्ट, उसका साइलेंट फीचर देखते हैं कि इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया ने जो मोस्ट कम्प्रिहेंसिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव इंट्रोड्यूस करवाई ब्रिटिश ने इंडिया में, वो कौन सी थी? ये 35 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है। इट वॉज ग्रेजुअली फॉर्मुलेटेड स्टार्टिंग विद द साइमन कमीशन से ये बनना शुरू हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस, वाइट पेपर 1933 एंड JSC। इट वॉज अ लेंथी डॉक्यूमेंट पास बाय द पार्लियामेंट इन जुलाई 1935 एंड गोट रॉयल एसेंट इन अगस्त 1935। ये सारी जो पीछे साइमन कमीशन, टेबल कॉन्फ्रेंस, सारी चीज़ें हम डिस्कस करके आए हैं। तो वो कह रहा है कि ये एक लेंथी डॉक्यूमेंट था, सबसे लेंथी था, जो पार्लियामेंट में जुलाई 1935 में पास हुआ। लेकिन रॉयल एसेंट का मतलब है इसको जो शाहों की, रॉयल कहते हैं ना शाह को, यानी कि जो ब्रिटिश किंगडम था, ब्रिटिश किंग थी या क्वीन था जो भी था, उसने इसको पास किया। उसकी एसेंट इसको अगस्त में मिली 1935 में। इसके साइलेंट फीचर्स ये थे कि इट प्रोवाइड अ फेडरल सिस्टम विद अ सेंटर। फेडरल सिस्टम था जिसका एक मरकज़ होता था। 11 गवर्नर प्रोविंसेस, 6 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस एंड द स्टेट्स विलिंग टू ज्वाइन इट। 11 गवर्नर यानी कि सूबों के 11 गवर्नर थे, 6 चीफ कमिश्नर थे प्रोविंसेस के, और स्टेट्स थी विलिंग टू ज्वाइन, जो स्टेट इनको ज्वाइन करना चाहती थी वो थी बीच में। 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स पर गिवन विद अ पावरफुल सेंटर। बच्चों याद है ना, पीछे हमने पढ़ा कि 2 लिस्ट सब्जेक्ट्स की प्रोवाइड की गई थी, लेकिन यहाँ जो 35 का एक्ट है इसमें 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। ये बातें याद रखनी है। और सेंटर को उसमें भी पावरफुल रखा गया, तो इसमें भी सेंटर स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल था। अच्छा, पहले अब लिस्ट इसमें 3 देखिए कौन सी थी। पहली फेडरल लिस्ट थी। फेडरल लिस्ट आपको पता है सेंटर की लिस्ट होती है, जो वफाकी। उसके पास क्या क्या था? डिफेंस था, पोस्टल सर्विसेज थी, एक्सटर्नल अफेयर्स थे, कोनेज एंड कम्युनिकेशन। डिफेंस कहते हैं दफा को, पोस्टल यानी कि डाक का जो निज़ाम था, पोस्टल सर्विस, एक्सटर्नल अफेयर्स जो फॉरेन अफेयर्स बैरूनी मामला थे, कोइनेज कहते हैं जो करेंसी से रिलेट करते हैं मैटर, सिक्का से, कोइन कहते हैं ना सिक्के को, करेंसी से रिलेटेड मैटर थे, वो कम्युनिकेशन मवासलात से। ये फेडरल लिस्ट में आते थे। प्रोविंशियल लिस्ट में यानी कि प्रोविंस को जो पास दी गई उसमें एजुकेशन था, पुलिस थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी। सेल्फ गवर्नमेंट यानी लोकल लेवल पे, जो प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट थी उसको थोड़ी सी ऑटोनॉमस कर दिया गया। जस्टिस था, एग्रीकल्चर, पब्लिक सर्विस, फिशर्स एंड फॉरेस्ट, मछलियों का और जंगलात का निज़ाम, पब्लिक सर्विस का, ज़राअत का, इंसाफ का, ये सारी के सारे काम प्रोविंशियल लिस्ट में डाल दिए गए। और तीसरी लिस्ट फेडरल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट का आपको पता है क्या होती है? जो प्रोविंशियल के पास पार्ट्स होती हैं उसको प्रोविंशियल लिस्ट कहते हैं, और जो फेडरल के पास होते हैं उसको फेडरल लिस्ट कहते हैं। कंकूरेंट एक थर्ड लिस्ट है कि कंकूरेंट लिस्ट का ये मतलब है कि जो दोनों के पास पार होती है, मतलब दोनों उसमें हिस्सा लेते हैं, 50-50% दोनों के पास पार होती हैं। लेकिन अगर किसी कंकूरेंट लिस्ट के किसी मैटर में इख्तलाफ क्रिएट हो जाए कि प्रोविंस का डिसीजन अलहदा हो, फेडरल का अलहदा हो, तो जो फेडरल का डिसीजन है वो प्रिवेल करता है, ठीक है। इसमें कंकूरेंट लिस्ट में था क्रिमिनल लॉ, सिविल मैरिज, डाइवोर्स, रजिस्ट्रेशन, बैंकरप्सी कहते हैं दिवालियापन को, दिवालिया हो जाना, फैक्ट्रीज एंड सक्सेशन, ठीक है। ये सारे के सारे काम जो थे कंकूरेंट लिस्ट में आते थे। नेक्स्ट है 2 हाउसेस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी कि जो वफाक की लेजिस्लेशन थी, लॉ मेकिंग थी, उसके 2 हाउसेस थे। इसमें भी 1935 में भी। काउंसिल ऑफ स्टेट कंप्राइज ऑफ 260 मेंबर्स। लास्ट में जो हमने 1919 का पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें भी जो 2 हाउसेस थे उनके नंबर्स आपने याद रखने हैं। और इसकी जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसके 260 मेंबर्स थे। 156 उसमें से ब्रिटिश प्रोविंस से के थे और 104 जो थे वो इंडियन की स्टेट में से। 156 ब्रिटिश से आते थे मेंबर्स और 104 इंडिया के थे, लिए जाते थे। और 260 मेंबर्स टोटल से मिलकर काउंसिल ऑफ स्टेट बनाते थे।
मेथड ऑफ इलेक्शन वाज इनडायरेक्ट मेथड था इलेक्शन का। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज आल्सो सिक्योर्ड, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि उस वक्त जो कम्युनिटीज़ वहाँ रहती थी उनको भी रिप्रेजेंट करना, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी सिक्योर थी, महफूज थी। सेकंड जो हाउस था फेडरल असेंबली वाज लोअर हाउस, अब उधर काउंसिल ऑफ स्टेट था और दूसरे हाउस का कोई और नाम था ऊपर वाले एक्ट में। हम देख लेते हैं कौन सा था, मुझे अब याद नहीं है। इधर हमने देखा था, हाँ इलेक्शन वाज नहीं, हाँ ये आ गया कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी और एक काउंसिल ऑफ स्टेट। और इधर क्या था, इधर एक काउंसिल ऑफ स्टेट है और दूसरी कौन सी है, दूसरी फेडरल असेंबली है। देखिए नेम चेंज हो गया ना दूसरे हाउस का, ये काउंसिल ऑफ स्टेट वही नाम है और दूसरे हाउस का फेडरल असेंबली, वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नाम था। ये डिफरेंस, ये बातें आपने याद रखनी है। और ये भी याद रखना है कि ये 35 में 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें एक हाउस का नाम फेडरल असेंबली था और एक का काउंसिल ऑफ स्टेट। और जो था 1919 का एक्ट था उसमें एक का नाम लेजिस्लेटिव असेंबली था और एक का काउंसिल ऑफ स्टेट। इनके मेंबर्स भी याद रखने हैं, कितने इलेक्टेड है, कितने सेलेक्टेड हैं और कितने ब्रिटिश के थे, कितने इंडिया से थे, ये सारी बातें याद रखनी है आपने। अच्छा, फेडरल असेंबली का वो कहता है ये लोअर हाउस था और ये ऊपर वाला अपर हाउस था, ये लोअर हाउस था। इसके 375 मेंबर्स थे, आउट ऑफ विच 250 रिप्रेजेंटेड ब्रिटिश प्रोविंसेस, 250 ब्रिटिश सूबों को रिप्रेजेंट करते थे और 125 जो थे वो इंडियन स्टेट से लिए गए थे। They were elected by provincial legislatures on the principle of separate electorate. provincial legislators यानी कि जो सूबों की legislation हमने अभी ऊपर पढ़ी है, सूबों की जो लॉ मेकिंग काउंसिल थी वो इसको इलेक्ट करती थी, वो इलेक्शन उनके होते थे, यानी कि वो इलेक्ट करती थी मेंबर्स को जो 125 इंडियन स्टेट्स के थे। और किस प्रिंसिपल पे, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम पे इनको इलेक्ट किया जाता था। स्टेट्स वाज टू नॉमिनेट देयर मेंबर्स, स्टेट्स अपने मेंबर्स को नॉमिनेट भी करती थी, यानी कि जो मेंबर्स इलेक्शन पे खड़े होते थे जिनको इलेक्ट किया जाना था उनको स्टेट्स नॉमिनेट करती थी। लिमिटेड पावर्स वर गिवन टू लेजिस्लेचर, सारी बात वही बार बार आई जा रही है कि गवर्नर जनरल के पास ज़ाहिर पावर रही हर जगह पे ही। अभी तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें भी लिमिटेड पावर थी लेजिस्लेशन के पास। 80% ऑफ बजट वाज अबव देयर वोट, 80% जो बजट था वो वोट से अबव होता था। वोट यानी कि 80% जो बजट का हिस्सा था वो वोट से अबव होता था, वोटिंग के जरिए नहीं वो बनता था। They could do law making for 2 lists, but Governor General could turn down or refuse the bill, keeping it for consideration of the British government. लॉ मेकिंग कर सकते थे कौन बना, लेजिस्लेशन जो थी ये सेंट्रल लेजिस्लेशन है, 2 हाउसेज जो हैं इसके वो लॉ मेकिंग कर सकते थे, लॉ बना सकते थे, लेकिन 2 लिस्ट पर 2 लिस्ट पर ये लॉ मेकिंग कर सकते थे। लेकिन गवर्नर जनरल जो है वो क्या कर सकता था, टर्न डाउन और रिफ्यूज द बिल, कीपिंग इट फॉर कंसिडरेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंसिडरेशन लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉन्सेंट है उसकी विल के मुताबिक गवर्नर जनरल जो है जो लेजिस्लेशन ने लॉ मेकिंग की होती थी उसको रिफ्यूज़ कर सकता था, उसको इनकार कर सकता था, यानी कि उसके अलावा वो अपनी कोई चीज़ आगे रखता तो ज़ाहिर जो गवर्नर जनरल की कॉन्सेंट थी उसकी जो बात थी वो प्रिवेल करती थी, वही चीज़ इंप्लीमेंट होती थी। दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड अ पावरफुल गवर्नर जनरल, अगेन गवर्नर जनरल जहाँ भी पावरफुल था। एग्जीक्यूटिव चीफ हैविंग पास ऑफ, एग्जीक्यूटिव चीफ जो है उसकी पास थी एक्ट ऑन एडवाइस, नसीहत पे काम करना, यानी कि लेजिस्लेशन अगर किसी मामले में चीफ एग्जीक्यूटिव को कोई एडवाइस कर देती थी या गवर्नर जनरल, बल्कि चीफ एग्जीक्यूटिव को गवर्नर जनरल एडवाइस करता था तो चीफ एग्जीक्यूटिव का काम था उस एडवाइस पे एक्ट करना, उसके मुताबिक काम करना। इंडिपेंडेंट जजमेंट, यानी कि अदलियत की जो जजमेंट्स आती थी कोर्ट्स की वो इंडिपेंडेंट होती थी, आज़ाद होती थी। डिस्क्रिशन, खुद मुख्तारी। एमरजेंसी पास ऑर्डिनेंसेस, एमरजेंसी पास का मतलब होता है एमरजेंसी नाफिज करना, कोई भी आप कह लें कि क्रिटिकल सिचुएशन हो गया या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो गया तो एमरजेंसी नाफिज करने की जो पावर थी वो भी एग्जीक्यूटिव के पास थी। ऑर्डिनेंसेस इशू करना, अहकामात नाफिज करना, वो भी पावर थी। और पावर टू रूल प्रोविंसेस डायरेक्टली प्रोविंसेस की अपनी गवर्नमेंट तो थी, हमने पढ़ा अपनी अपनी लेजिस्लेशन सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद जो एग्जीक्यूटिव चीफ है वो प्रोविंसेस को डायरेक्टली जो है वो उनको उसके पावर के अंदर फिर भी प्रोविंसेस डायरेक्टली आते थे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या थी, गवर्नर एंजॉय द पास लाइक द गवर्नर जनरल इन द सेंटर, जैसे गवर्नर जनरल सेंटर का था वफाक में उसके पास थी, ऐसी जो प्रोविंस के हर सूबे के अपने गवर्नर्स होते थे उनके वो भी ऐसे इंजॉय पास करते थे जैसे गवर्नर जनरल सेंटर लेवल पे करता था। डायरकी अबॉलिश इन द प्रोविंस लेवल पे जो डायरकी है यानी कि डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो ख़त्म हो गई थी, इसमें 1909 में इंट्रोड्यूस हुई और 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें डायरकी ख़त्म हो गई थी। ओके, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, जिम्मेदार गवर्नमेंट इसमें भी बना दी गई प्रोविंशियल लेवल पे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर नॉट यूनिकैमरल, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो थी वो यूनिकैमरल नहीं थी। हमने अभी ऊपर बाई कैमरल लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो प्रोविंशियल लेवल पे भी लेजिस्लेशन जो है वो कह रहा है यूनिकैमरल नहीं थी।
बच्चे अभी हमने पढ़ा कि बाई कैमरल में क्या होता है, 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, और ये जो यूनिक कैमरल है उसमें सिर्फ एक ही हाउस होता है, पार्ट सिर्फ एक ही हाउस के पास होती हैं। तो प्रोविंशियल लेवल पे भी जो लेजिस्लेशन थी वो यूनिक कैमरल नॉट लिखा हुआ नहीं थी, मीन्स बाई कैमरल थी। एक्ट प्रोवाइडेड फॉर बाई कैमरल लेजिस्लेशन इन 6 प्रोविंसेस एंड यूनिक कैमरल इन 5 प्रोविंसेस। ठीक है, ये मेन बात याद रखने की है कि 1935 का जो एक्ट है उसने 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरल लेजिस्लेशन यानी कि लेजिस्लेशन के लॉ मेकिंग जो कौंसल थी उसके 2 हाउसेस प्रोवाइड किए थे, और बाकी 5 प्रोविंसेस में यूनिक कैमरल लेजिस्लेशन प्रोवाइड की थी। Franchise extended but still restricted on the basis of land revenue ₹5, non-transferable property of ₹60, education primary। वो कहता है कि फ्रेंचाइज जो है एक्सटेंड हो गई थी, फैल गई थी, लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्टेड थी कि जो लैंड रेवेन्यू था वो ₹5 लिया जाता था, नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी से, ऐसी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती उस पर लैंड रेवेन्यू था ₹5, और ₹60 था ऑफ ₹60। एजुकेशन प्राइमरी बेसिस ऑफ लैंड रेवेन्यू 5, नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ₹60 एजुकेशन प्राइमरी। मतलब लैंड रेवेन्यू का जो 5 था, ₹5 आई थिंक नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, उस पर ₹60 था लैंड रेवेन्यू, और ये ₹5 जो आई थिंक ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। तो कुछ ऐसा है ये यहाँ, या कुछ गलती है या फिर या मुझे समझ नहीं आ रही। पहले आप रीड कर लीजिएगा, मैं भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अच्छा, एजुकेशन और प्राइमरी यानी कि प्राइमरी फोकस था एजुकेशन पे, कंपलसरी थी। फेडरल कोर्ट एंड हाई कोर्ट वर फॉर्म्ड अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर प्रोविंशियल लेवल पे फेडरल कोर्ट यानी कि फेडरल लेवल पे, और हाई कोर्ट प्रोविंशियल लेवल पे फॉर्म होनी थी, बननी थी 1935 एक्ट के अंडर। बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, इसको इंडिया से अलहदा कर देना था बर्मा को। सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बे, और सिंध को बम्बई से अलहदा कर देना था। कमेंट्स 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे थे कि फेडरल पार्ट ऑफ द एक्ट वाज नॉट इंट्रोड्यूस, इसमें फेडरल से पार्ट जो है एक्ट का वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। प्रोविंशियल पार्ट इंट्रोड्यूस इन 1937। मतलब इसमें जो बातें लिखी थी ना वो अमल में कब आई थी इसमें कि एक्ट तो 35 का था, लेकिन प्रोविंशियल पार्ट इसका 1937 से लागू होना था, इंट्रोड्यूस होना था। प्रोविंशियल ऑटोनोमी वाज प्रोवाइडेड, प्रोविंशियल खुद मुख्तारी, सूबाई खुद मुख्तारी दी गई थी। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स वर फॉर्म्ड इन प्रोविंसेस में इलेक्शन के जरिए गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, इलेक्ट करके, नॉट सेलेक्टेड। अ स्ट्रॉन्ग सेंटर वाज मेंटेन्ड, अगेन स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल स्ट्रॉन्ग होगा, जो सेंटर मजबूत होगा वो इसमें भी मेंटेन रखा गया, वही रहा। दिस एक्ट एक्सपेंडेड इलेक्टोरेट का जो सिस्टम था उसको एक्सपेंड किया, वुसअत दी इस एक्ट ने। इंडियन गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट हैड नो कंट्रोल ओवर डिफेंस। इस एक्ट में इंडियन गवर्नमेंट को डिफेंस पे कोई कंट्रोल नहीं था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले जो हमने सारे एक्ट पढ़े हैं उसमें इंडियन गवर्नमेंट का डिफेंस पे सारा कंट्रोल था, लेकिन 35 का जो एक्ट है इसमें इंडियन गवर्नमेंट का हाँ, पीछे भी इंडियन गवर्नमेंट का डिफेंस में कोई नहीं था कंट्रोल, यहाँ भी नहीं था। मुझे लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट लिखा हुआ है। तो बच्चों डिफेंस का जो ये दफ़ा का जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी, दफ़ा की जो मतलब अमूर दफ़ा था, ये हमेशा से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहा, क्योंकि ये एक मेजर चीज़ है। किसी स्टेट का जो डिफेंस है वो मेजर चीज़ है, वो डिफाइन करता है कि स्टेट किसके अंदर है। तो क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के अंदर थी, तो इस एक्ट में भी जो डिफेंस का मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थी, वो अगेन ब्रिटिशर के कंट्रोल में ही थी। इंडियन लेजिस्लेचर कुड नॉट अमेंड इट। इंडिया की जो लेजिस्लेशन है, जो अभी ऊपर पढ़ी हमने प्रोविंशियल लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, इंडियन जो लेजिस्लेशन थी वो अमेंड भी नहीं कर सकती थी, इसमें चेंजेस भी नहीं कर सकती थी। फेडरल लेजिस्लेचर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। जो फेडरल लेवल पे लेजिस्लेशन थी, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ थी, जो लॉ मेकिंग काउंसिल थी, लेजिस्लेशन थी, वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए इलेक्ट किया जाता था, उसको मुंतखब किया जाता था। ठीक है बच्चों, ओके, आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।